डायबिटीज के केसेस आ रहे हैं, कितने मीजल्स के केसेस आ रहे हैं, और वो कितनी पॉपुलेशन में से कितने मरीज जो हैं वो बन रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो दैट्स कॉल्ड डिजीज फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद एक और जो टर्म होती थी डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम कौन कौन से लोगों में डिजीज हो रही है, टाइम प्लेस एंड पर्सन के लिहाज से, किन लोगों में डिजीज हो रही है, किस जगह पे डिजीज हो रही है, और किस टाइम पीरियड में, विंटर में हो रही है, समर में हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती हैं। और उसके बाद फिर बात की थी हमने कि डिजीज डिटर्मिनेंट्स की, कि व्हाट फैक्टर्स विच लीड्स टू द इमर्जेंस ऑफ द डिजीज इन द पॉपुलेशन। तो ये तीन चीजें जो है एपिडेमियोलॉजी का हिस्सा थी। और हम व्हाई वी आर डूइंग दैट, बिकॉज वी वुड लाइक टू अप्लाई दैट इंफॉर्मेशन and data to develop health policy, do health planning and do health evaluation as well. तो हम ये देख सकें कि कम्युनिटी के अंदर हेल्थ स्टेटस क्या चल रहा है, हमने कम्युनिटी के हेल्थ को किस तरह इंप्रूव करना है और डिजीज को किस तरह से प्रिवेंट करना है। तो दैट्स ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। फिर हमने स्टार्ट लिया था कि हमने डिजीज फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, इसके बाद हम डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और फिर डिजीज डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने डिजीज फ्रीक्वेंसी की बात की थी कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ मेजरमेंट जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एपिडेमियोलॉजी में। हमारे टूल्स क्या है हमारे पास? हम आमतौर पे ये याद रखें कि दो चीजें, यू नीड टू रिमेंबर टू थिंग्स, कि जब हम बात करते हैं कि एक टोटल पॉपुलेशन, वो हमारी डिनोमिनेटर में आती है कि हम कितनी पॉपुलेशन में ये काम करना चाह रहे हैं। हमारे पॉपुलेशन के अंदर कितने डिजीज केसेस आ रहे हैं, कितने कोविड केसेस लाहौर में हो रहे हैं, और कितनी पॉपुलेशन है हमारी जो कि एक्सपोज्ड है। तो दो तरह की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एक डिनोमिनेटर है, एक न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर वो होता है जो हम काउंट करते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स विच आर अकरिंग। कोविड के कितने पेशेंट्स आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, मीजल्स के कितने मरीज आ रहे हैं, डायबिटीज के कितने मरीज हैं, हाइपरटेंशन के कितने मरीज हैं, ये जो काउंटिंग है दैट्स कॉल्ड न्यूमरेशन, न्यूमरेटर होता है। और उसके बाद कितनी पॉपुलेशन में से ये हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो वो जो पॉपुलेशन है हमारी, वो हम कहते हैं वो डिनोमिनेटर है। अब ये हेल्थ इवेंट्स के हम जब मेजर करते हैं तो इस फ्रैक्शन को हम दो तरह से यूज करते हैं। एक तो उसका रेट्स है कि हम कितने इवेंट्स जो हैं वो जब हो रहे हैं तो कितनी पॉपुलेशंस में हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन ए पॉपुलेशन, दैट इज अ न्यूमरेटर, आउट ऑफ दैट टोटल पॉपुलेशन इज अ डिनोमिनेटर। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है इन दोनों को जब डिफाइन कर लेते हैं तो फिर हम रेट्स निकालते हैं। तो रेट्स बेसिकली क्या कहता है? रेट्स कहता है कि कितनी स्पीड के साथ केसेस पॉपुलेशन में एंटर हो रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम आपसे एक बात की थी, उसको हमने कहा था जी एपिडेमियोलॉजिकल बाथटब। ये एक इमेजिनेशन है, एक मॉडल है कि डिजीज जो है इस बाथटब की तरह से आप पॉपुलेशन को देखें। एक किसी भी इलाके की पॉपुलेशन जो है इट्स जस्ट लाइक ए बाथटब, कि एक टैप ऊपर लगा हुआ है, उसमें से पानी आ रहा है और पानी, दीज आर द न्यू नंबर ऑफ केसेस व्हिच आर एंटरिंग इनटू द पॉपुलेशन। और ये जो पॉपुलेशन में जब एंटर हो रहे हैं तो ये इन पॉपुलेशन में एंटर होके उस पॉपुलेशन के अंदर डिजीज को रखेंगे होगी। जो डिजीज जो पॉपुलेशन में टाइम पे हो रही है वो हम आज बात करेंगे, उसको हम प्रेवलेंस कहते हैं। और इस तरह से कुछ लोग उनमें से डाई कर जाएंगे, कुछ लोग जो है रिकवर कर जाएंगे। तो ये एक तरह से एक डायनामिक्स, एक चीज चलती रहती है, किसी पता है कि कितनी डिजीज केसेस एंटर हो रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर, और कितनी आइदर जो है केसेस इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। रेशियो क्या बताता है कि रेशियो एक टाइम के ऊपर कितने केसेस मौजूद हैं किसी भी पॉपुलेशन में। तो हम कहेंगे जी कि अगर हम आज बात करें कि जी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स की रेशियो क्या है, तो हम कहेंगे जी कि 3:1 की रेशियो है या 2:3 की रेशियो है, कि 2 मेल स्टूडेंट है और 3 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। इस तरह जब हम एक पॉइंट इन टाइम के ऊपर
जो डिजीज केसेस को भी देखेंगे तो हम कहेंगे जी कि इतने डायबिटीज के केसेस हैं इस पॉपुलेशन में और इतने डायबिटीज के केसेस नहीं हैं। तो एक रेशियो जो होती है वो चीज कंपैरिजन बनाती है दो चीजों का आपस में एक पॉइंट इन टाइम पे, कितने लोग डिजीज हैं कितने लोग डिजीज नहीं है, कितने लोग मेल्स हैं कितने लोग मेल्स नहीं हैं, कितने लोग गाड़ियां चलाते हैं उनमें एक्सीडेंट होते हैं और कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट चीजें होती हैं इन रेशियो में। रेट जो है वो चलने वाली चीज है। इसकी एक एग्जांपल और भी मैं कह सकता हूं कि आप रेट को ये समझो कि रेट ऐसे ही है जैसे एक मूवी है कि एक मूवी चल रही है, एक मूवी जो है वो आगे मूव कर रही है, जबकि जो रेशियो है वो एक पिक्चर की तरह है, एक स्नैपशॉट है कि एक टाइम के ऊपर जो है जो भी सिचुएशन आई है आप उसको देखना चाह रहे हैं, जबकि रेट जो है या इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा। तो प्रोपोर्शन क्या चीज है? प्रोपोर्शन ये है कि पूरी पॉपुलेशन में से कौन सा चंक, अ पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन विच इज हैविंग अ डिजीज फ्रॉम द होल, कि जी टोटल पॉपुलेशन 1000 थी उसमें से 10 लोगों को ये हुआ, तो हम एक पाई चार्ट जैसे बनाते हैं। तो ये हमने बातें लास्ट टाइम की थी। एक पॉइंट जो है, एक मुझे एक क्वेरी आई थी कि परसेंट टाइम डिनोमिनेटर के बारे में। डिनोमिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनोमिनेटर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने जो भी चीजें हमने कैलकुलेट करनी है वो उस डिनोमिनेटर में से निकल के आनी है। तो टोटल पॉपुलेशन हो सकती है डिनोमिनेटर, जो पूरे साल की पॉपुलेशन है। 1 जुलाई को हम काउंट कर देते हैं कि इसको हम कहते हैं ये मिड ईयर पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन में हम कहते हैं कि एक साल के अंदर टोटल कितने केसेस हुए और टोटल हमारी एवरेज पॉपुलेशन क्या थी। या ये डिनोमिनेटर हो सकता है, या डिनोमिनेटर बन सकता है कि टोटल डिजीज केसेस कितने हैं जो रिस्क पे थे। तो हम कहेंगे ये पॉपुलेशन एट रिस्क है, उस पॉपुलेशन एट रिस्क के ऊपर उनमें से कितने लोगों को डिजीज हुई। ये कह सकते हैं कि हम पॉपुलेशन को जब फॉलो अप करते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि कई दफा कुछ लोग हमारी स्टडी में से आते हैं, हम उनका मेजरमेंट करते हैं और उस स्टडी से या तो डाई आउट कर जाते हैं या हमारी स्टडी को छोड़ जाते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो लोग जिस टाइम ड्यूरेशन के दौरान इस स्टडी में रहे, उस ड्यूरेशन के दौरान उनका डिजीज का स्टेटस क्या था, उनमें इवेंट्स कितने हो रहे थे। तो तमाम इवेंट्स का जो एक्सपीरियंस है पर्सन्स का और कितना ड्यूरेशन वो स्टडी कर रहे हैं, तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा पर्सन टाइम डिनोमिनेटर रह गया। मिसाल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर 25 पीपल जो है एक स्टडी में रहे और एक साल तक रहे, तो हम कहेंगे कि 25% टाइम है। अब ये पर्सन मंथ भी हो सकता है, पर्सन डे भी हो सकता है। तो ये डिनोमिनेटर जो है वो हम कहते हैं जी पर्सन टाइम डिनोमिनेटर है। और इस पर्सन टाइम डिनोमिनेटर को आमतौर पर जब हम फॉलो अप करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टडीज के अंदर, उस वक्त हम इसको देख लेते हैं। फिर हमने बात की थी मोर्टेलिटी मेजर्स की कि जी जब इवेंट्स होते हैं पॉपुलेशन में, वो तो या डेथ हो सकती है या डिजीज हो सकती है। तो अभी लोग जो डाई आउट कर जाते हैं या डेथ हो जाती है, द नंबर ऑफ पीपल हु आर डाइंग दैट मे बी अंडर 5 years people suffering from cancer, people who are कैंसर सर्वाइवर्स। तो ये सारे जो लोग हैं, हम ये कहते हैं कि ये लोग जो हैं उनमें हम डेथ, जब भी डेथ इवेंट आएगा तो हम उसको कहते हैं मोर्टेलिटी, बिकॉज मोर्टेलिटी मीन्स डेथ। तो डेथ जो है वो हम लोग कहेंगे कि जी या तो ये डेथ टोटल एक्चुअल नंबर हो सकते हैं। अगर हम मिसाल देते हैं लाइक इन्फेंट्स की, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, हम देखते हैं कि एक विलेज के अंदर 1000 जो है वो पॉपुलेशन है, उसमें से तकरीबन 200 जो है वो बच्चे हैं अंडर 1 year। उन बच्चों में कितने बच्चे जो हैं 1 साल से कम उम्र में या 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक पॉपुलेशन है हमारी कि जी 200 आउट ऑफ 200 चिल्ड्रन जो कि अंडर 1 year थे, उनमें से इतने लोग डेथ हो गई। तो ये एक्चुअल नंबर जो होते हैं वो क्रूड, ये स्पेसिफिक रेट्स हो गया। अगर हम टोटल पॉपुलेशन को रखेंगे कि 1000 की पॉपुलेशन में कितने बच्चे मर गए हैं, तो ये क्रूड पॉपुलेशन है। दो डिफरेंस दोनों को समझ लें। जो क्रूड मेजर है उसमें टोटल पॉपुलेशन होती है, मेल फीमेल हर एज ग्रुप के होते हैं, जबकि स्पेसिफिक
पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जिसके अंदर लाइक मैंने जैसे मिसाल दी है कि 200 इन्फेंट्स हैं, उन 200 इन्फेंट में से कितने लोग बच्चे जो है मर जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक पॉपुलेशन को लेके हमने रेट्स जो हैं वो हमने निकाले। अगर हम पूरी पॉपुलेशन को ले लेते हैं तो ये क्रूड मेजर्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है क्रूड मेजर्स में कि जब हम कंपैरिजन करते हैं एक गांव का दूसरे गांव के साथ, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, या एक सिटी का दूसरी सिटी के साथ, तो हमें उनका एज स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। उनका एज, कुछ लोग वहां पे लोग बूढ़े होंगे, कुछ लोग बच्चे होंगे। तो जिस तरह यूरोपियन पॉपुलेशन है उसके अंदर बहुत सारे लोग बूढ़े हैं, उनकी एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है वहां पे 86 90 इयर्स और मोर देन 90 इयर्स हैं। और आपको पता है कि ओल्ड एज के अंदर डेथ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी हमारे उन पॉपुलेशन की बनिस्बत जिनमें यंगर पॉपुलेशन है, जिस तरह पाकिस्तान है। तो जब हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे दोनों पॉपुलेशंस का, तो ये अच्छा कंपैरिजन नहीं है। वी आर जस्ट कंपेयरिंग ऑरेंजेस विद एप्पल्स, तो ये कंपैरिजन सही नहीं होगा। तो हमें तो दोनों रेट्स को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा आपस में कंपैरिजन के लिए। हम वो जो रेट्स होते हैं जिनमें हम जो एस्टिमेशंस निकालते हैं उनको हम स्टैंडर्डाइज रेट्स करते हैं। ये पूरा एक लेक्चर है जो स्टैंडर्डाइज हाउ टू डू दी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रेट्स। तो ये बेसिकली जब भी डेथ के मेजर्स को देखा जाता है तो हम उसको कहते हैं मोर्टेलिटी मेजर्स। तो उनमें क्रूड हमने देखा था, क्रूड डेथ रेट्स हैं, क्रूड डिजीज स्पेसिफिक रेट्स हैं, और जो है उसमें केस फर्टिलिटी रेट है कि कितने लोग डिजीज के थे उनमें से कितने लोग डाई आउट कर गए, ये केस फर्टिलिटी रेट है कि उसकी किलिंग पावर डिजीज की क्या है। इस सर्वाइवल रेट्स होते हैं जिसमें हमने कहा कि जी कितने लोग कैंसर से डायग्नोज हुए, उनमें से कितने लोग 5 साल तक सर्वाइव करें, किया गया उनका, तो सर्वाइवल रेट्स होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स होते हैं। एक असाइनमेंट्स आपको मिलेगी अभी और इंशाल्लाह ये असाइनमेंट्स आप अगले 2-3 दिन में करोगे, तो मैं एक्चुअल कैलकुलेशन आपसे करवाऊंगा कि ये किस तरह से रेट्स निकालते हैं। तो फिर आपको इनके फॉर्मूला याद हो जाएंगे और आपको इसको अप्लाई करना आ जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं मॉर्बिडिटी रेट्स के ऊपर। पहले हमने बात की थी मॉर्टेलिटी रेट्स के ऊपर कि डेथ की मतलब जो रेट्स हैं उन पे हमने बात की थी। आज हम जब बात कर रहे हैं वो हम मॉर्बिडिटी रेट्स पे बात कर रहे हैं। तो मॉर्बिडिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट मॉर्बिडिटी, दैट मींस के समथिंग अबाउट डिजीज, नॉट द डेथ। डेथ की जब बात होगी हम मॉर्टेलिटी की बात करेंगे। मॉर्बिडिटी मींस के जी वहां पे डिजीज लोग कितने हैं। और ये दो तरह के मॉर्बिडिटी मेजर्स होते हैं, एक हम इसको इंसिडेंस कहते हैं, दूसरा हम इसको प्रेवलेंस कहते हैं। और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे मेजर किया जाता है, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट, व्हाट इज मॉर्बिडिटी। जिस तरह डिजीज की एक डेफिनेशन डॉक्टर सना ने आपको बताई होगी कि इससे डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, कि जी आपकी बॉडी में हार्ट का पंपिंग जो है अगर वो इफेक्ट हो गया है या उसकी आर्टरीज हो गई हैं तो हम कहेंगे ये जो है डिजीज स्टेटस आ गया है। इट्स अ डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्दी लिविंग। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉर्बिडिटी की, तो मॉर्बिडिटी की डेफिनेशन यही है कि एनी डिजीज अकरेंस और एनी डिसेबिलिटी और सिकनेस, सो ये एनी डिविएशन और डिपार्चर आइदर सब्जेक्टिव, अब साइकोलॉजिकल बंदा कह सकता है कि मुझे डिप्रेशन है, हो सकता है हम डिप्रेशन जो है उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो, लेकिन ये सब्जेक्टिव फीलिंग है उसकी कि मैं आई एम नॉट वेल, और या उसकी ऑब्जेक्टिवली हम लेबोरेटरी से डिजीज का स्टेटस मालूम कर सकते हैं। सो एनी डिविएशन और डिपार्चर फ्रॉम फिजियोलॉजिकल वेल बीइंग, दैट इज कॉल्ड मॉर्बिडिटी। तो मॉर्बिडिटी तमाम जो डिजीजेस होती हैं हम कहेंगे ये मॉर्बिड कंडीशंस हैं, एनी डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मेलिटी। तो ये दो तरह से हम मेजर करते हैं पॉपुलेशन के अंदर। ये हमारे पास इसको कहते हैं इंसिडेंस और प्रेवलेंस, ये दो मेजर्स हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो कि वाइवा में भी पूछी जाएंगी, आपको आपकी कैलकुलेशन में भी, एमसीक्यूज में भी पूछी जाएंगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, दीज आर टू मेजर्स which are used for measuring the disease status of the population. अब ये एक जो मैंने पिक्चर आप देख रहे हो वो है वही सेम जो एपिडेमियोलॉजिकल बाथ टब है। तो ये एक रिलेशनशिप बता रहा है
कि जैसे जैसे नए केसेस पॉपुलेशन में एंटर होते जाते हैं तो प्रेवलेंस बढ़ती जाती है। तो वो जो केसेस नए केसेस आते हैं दैट मीन्स कॉल्ड इंसिडेंस केसेस, यानी इंसिडेंट केसेस हैं। ये एक नया इंसिडेंस हो रहा है, एक वाकया हो रहा है, एक मरीज एंटर हो रहा है, उससे पहले उसको कोई डिजीज नहीं थी, वो बिल्कुल नॉर्मल था और उसकी जो है हेल्थफुल था, लेकिन एक डिजीज उसके अंदर हो गई। आया वो एक्सपोज था मीजल्स के साथ, उसको मीजल हो गया बच्चे को, कोविड के साथ एक्सपोज हुआ तो उसको कोरोना के साथ, तो उसको एक तो नया था, पहले हमें डायग्नोज केस नहीं था। तो जब नया केस आएगा तो हम कहेंगे ये इंसिडेंस हुआ। जब ये इंसिडेंस हो गया तो जाहिर बात है पॉपुलेशन जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता या वो डेथ अल्लाह ताला के पास नहीं चला जाता, तो वो हमारे पास उस पॉपुलेशन में डिजीज के साथ रहेगा until and unless that person recovered or died and just got out of that population, तो वो हमारे prevalence का हिस्सा होगा। So that prevalent cases are those cases which are not being recovered or not got out of that population in form of death. तो डेथ जो है और रिकवरी पॉपुलेशन में से केसेस को निकाल रही है और प्रेवलेंट जो है वो केसेस को उस पॉपुलेशन में रख रही है। अब क्या इंपॉर्टेंस क्या है प्रेवलेंट केसेस की? इंपॉर्टेंस ये है कि अगर कोविड का केसेस मौजूद है, अगर वो रिकवर नहीं हुआ तो दूसरे लोगों को ट्रांसमिट कर रहे हैं इन्फेक्शन। अगर डायबिटीज मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि डायबिटीज अगर रिकवर नहीं हो रही है और अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो आपके हेल्थ स्टेटस के ऊपर, हेल्थ कम्युनिटी के हेल्थ स्टेटस को, वो डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके हॉस्पिटल पे बर्डन बढ़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी तमाम मरीजों के लिए, डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए। तो ये प्रेवलेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें बर्डन ऑफ डिजीज बताता है। जबकि इनसे आपके एजेंट जो है वो चेंज आ गई है, उसमें एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गई है। जिस तरह आपने पढ़ा था या डिजीज में पढ़ा था कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होती है, चेंज आ गई है, नया एजेंट जिसका कोविड आ गया, हमारी पॉपुलेशन की वजह से डिजीज में ज्यादा हो रही है, या हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आ गई है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो ऐसा हो गया है कि लोग ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, मतलब मेट्रो में सफर कर रहे हैं, ये जो है वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं और दे आर एक्सपोज टू वायरस। तो ये जो है एनवायरनमेंट में जब चेंज आती है तो डिजीज के केसेस जो हैं वो पॉपुलेशन में बढ़ते हैं। सो हम क्यों मॉर्बिडिटी मेजर करते हैं? हमें ये बताता है कि जी हमारे यहाँ पे कितने डिजीज केसेस पॉपुलेशन में हैं। अगर लाहौर के अंदर टोटल पिछले 24 घंटे के अंदर 2000 कोविड के मरीज आ गए हैं, तो हमें देखना ये पड़ेगा कि कोविड को, इसके लिए हमें इनकी टेस्टिंग करवानी है, इनको हमें पीपीई प्रॉपर जो है अपने हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको हमने हॉस्पिटल में जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है टू हैंडल दैट काइंड ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज। तो जब भी आपके पास मॉर्बिडिटी मेजर्स इंसिडेंस और प्रेवलेंस को मेजर करते हैं तो हमें बताता है कि हमने बर्डन ऑफ डिजीज और न्यू केसेस ऑफ द डिजीज, हाउ मेनी डिजीज केसेस आर देयर टू हैंडल, हमारी पॉपुलेशन और हमारा हॉस्पिटल स्ट्रक्चर इस काबिल है कि हम उसको हैंडल कर सकें। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है और स्पेशली जो प्रेवलेंस की इंफॉर्मेशन है वो आपका बर्डन ऑफ डिजीज, जब भी आपको बताए कि प्रेवलेंस की बात कोई करे तो हम कहें जी बर्डन ऑफ डिजीज आपको बता रही है। जब आपको इंसिडेंस की बात कर रही है तो नया ट्रेंड डिजीज का क्या चल रहा है, लाइक कोविड के नए केसेस अगर आ रहे हैं दैट मींस कि वी हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। अगर हर साल डायबिटीज के नए नए पेशेंट्स डायग्नोज हो रहे हैं दैट मींस कि आपके अंदर जो है आपकी पॉपुलेशन में डायबिटीज या फिर से हाइपरटेंशन के नए केसेस आ रहे हैं। दैट मींस के लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, लोगों के अंदर, या हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज ऐसी हैं जो कि जल्दी जो है अर्ली उसको डायग्नोज कर रही हैं। तो ट्रेंड ऑफ द डिजीज जो बताता है वो इंसिडेंस बताता है। अब इस बेस के ऊपर हम क्या करते हैं कि हम पॉलिसी बनाते हैं। हमें रिसोर्सेज को देखना है कि कितने रिसोर्सेज कहाँ पे हमने खर्च करने हैं। तो इंसिडेंस की इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं है कि हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, हमने इसको यूज भी करना है फॉर आवर हेल्थ प्लानिंग एंड पॉलिसी। जब तक हमें इन इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम
अगर नहीं इम्प्रूव कर रहा तो हमारा इसका मतलब है कि हमारी प्लानिंग ठीक नहीं है, हमारी पॉलिसी बेहतर नहीं है, और हमारी पॉलिसी जो है इज नॉट बेस्ड ऑन डेटा। और जब तक हमें डेटा उसकी बेस के ऊपर नहीं हम बनाएंगे तो कभी भी हम अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकेंगे। और ऑब्वियसली जब भी डेटा और इंफॉर्मेशन आएगी आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं और अवेल्युएट कर सकते हैं अपनी हेल्थ सिस्टम को। तो बेसिकली मॉर्बिडिटी डेटा जो है उसकी एप्लीकेशन क्या है, हमें बर्डन ऑफ डिजीज का पता चलता है, हमें डिजीज की ट्रेंड का पता चलता है कि डिजीज बढ़ रही है कम हो रही है, और हमें किस तरह से प्लानिंग करनी है और पॉलिसी करनी है कि हम इसके मुताबिक देखें कि हमारा कम्युनिटी का हेल्थ सिस्टम जो है वो बेहतर हो सके। और ये डेटा आता कहाँ से है? तो जाहिर बात है जहां जहां पे मरीज जाएंगे, पेशेंट्स जाएंगे, वहां से डेटा आएगा, हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी में आएगी, और हमें ये पता चलेगा कि कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग डिजीज्ड हैं, कितना जो है हमारा तो हम अब इंडिविजुअली बात करते आए, दैट मीन्स न्यू, नए केसेस, पुराने केसेस नहीं। न्यूमरेटर के अंदर हमेशा ये नए केसेस होंगे जो किसी भी डिफाइंड पॉपुलेशन में होते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि जी एक नए मीजल्स के मरीज आ गए हैं, तो हम कहेंगे जी कि वहां पे इंसिडेंस जो है डिजीज का 10 पेशेंट्स पर 1000 पॉपुलेशन वहां पे हो रहा है, और वो पिछले 4 हफ्ते में। तो इंसिडेंस के अंदर क्या करेंगे, आप एक न्यूमरेटर बनाएं, पिछले एक हफ्ते मरीज हैं तो इसका मतलब है कि पिछले हफ्ते से पिछले हफ्ते कोई मरीज नहीं था, तो नए मरीज पिछले हफ्ते में आए हैं, तो पिछले हफ्ते को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वहां पे पिछले हफ्ते में क्या हुआ। ये तो नहीं है कि सम पर्सन, सम चाइल्ड ऐसे मेहमान के तौर पे आया और बाकी बच्चों डेवलपिंग डिसीज। मेजर्स नहीं ले रहे हैं, वो आपकी रिस्क पे पॉपुलेशन है। और एक मल्टीप्लायर इस्तेमाल कर कि एक पॉपुलेशन है जिसमें 15,000 पीपल जो है वो रह रहे हैं। हमने एक टेस्ट किया डायबिटीज देखने के लिए, तो हमें पता चला कि 9 लोग थे उनको डायबिटीज हो गई पिछले 1 साल के अंदर। तो हम इंसिडेंस रेट अब निकालना चाहें डायबिटीज का उस कम्युनिटी में तो कैसे निकालेंगे? 9 आपका न्यूमरेटर है कि नए केसेस नए आ गए। 15,000 की जो पॉपुलेशन थी, 15,000 पॉपुलेशन, हमने उसको रखा डिनोमिनेटर में, और हमने एक मल्टीप्लायर इस्तेमाल कर दिया ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो, अदरवाइज वो डेसिमल में आ जाता। तो हम ये इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करेंगे कि देयर आर the incidence of diabetes in that community is 60 per 1000 people per year। यानी 1 साल के अंदर अगर 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर 60 मरीज आ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम इसको प्रोजेक्ट करना चाहें कि हमारे पास अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन होगी तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 को कि जी 1 मिलियन पॉपुलेशन अगर 1 लाख के अंदर 60 हैं तो 600 मरीज जो हैं 1 मिलियन में होंगे। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट करके प्लानिंग कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसिडेंस कौन कौन से होते हैं जो यूज किए जाते हैं? एक को कहते हैं अटैक रेट। जब भी कोई इंफेक्शियस डिजीज होती है जिसमें रेडली बहुत सडनली मरीज आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, जैसे मीजल्स है, डेंगू है, कोविड है, इनमें केसेस जो हैं वो जल्दी जल्दी एक एक हफ्ते के अंदर उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत शॉर्ट होता है। तो नए नए मरीज आते हैं तो उसको हम उस इंसिडेंस रेट को हम अटैक रेट कहते हैं, उसका नाम हमने अटैक रेट बना दिया। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी नए केसेस जो हैं किसी भी एक पॉपुलेशन में कोविड में, जैसे एक नीचे क्विज दिया हुआ है कि रावलपिंडी के अंदर जनवरी 2020 के अंदर 2000 नए केसेस कोविड के मिले हमें, और वो उनकी जो पॉपुलेशन थी, जो हमें पॉपुलेशन एट रिस्क थी, वो 100,000 थी।
तो हमने कहा कि जी नए केसेस कौन से थे, टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क कितनी थी, वो 1 लाख थी, और हमने उसको मल्टीप्लायर इस्तेमाल किया 100, तो 2% निकला। तो हम कहेंगे द अटैक रेट ऑफ कोविड इन रावलपिंडी ड्यूरिंग जनवरी 2020 वाज 2%। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा। और अगले महीने अगर हम कहते हैं कि 3% आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंसिडेंस और अटैक रेट बढ़ रहा है। इसी से रिलेटेड एक चीज होती है जिसको हम सेकेंडरी अटैक रेट कहते हैं। अब सेकेंडरी अटैक रेट क्या चीज है कि एक बच्चे को या एक बंदे को, लाइक सपोज कोविड है, कोविड जो है एक बंदे को हो गया, दैट इज द प्राइमरी केस, कि उसको कहीं से वायरस मिला, तो वो एक प्राइमरी केस एक फैमिली में बन गया। अब मुझे, अगर मैं मिसाल के तौर पर प्राइमरी केस हूँ, मेरे साथ मेरे फैमिली मेंबर्स जो भी एक्सपोज्ड हैं, उनमें से कितने लोगों को मेरे से डिजीज हो गई, तो वो सेकेंडरी केस होंगे। तो हम ये देखते हैं कि कितने लोगों को मैंने डिजीज ट्रांसमिट की उन लोगों में। तो एक मेजर है हम देखने के लिए कि पर्सन टू पर्सन डिजीज की ट्रांसमिशन कितनी तेजी के साथ चल रही है। इस तरह से हम उसकी कांटेक्ट की ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। और आमतौर पे ये कोविड हो गया, मीजल्स हो गया या चिकन पॉक्स हो गया, इन डिजीज में हम इसको मेजर करते हैं। तो सेकेंडरी अटैक रेट की इंपॉर्टेंस ये है कि हमें ये पता चलेगा कि प्राइमरी केस जो एक केस है वो कितने लोगों को आगे ट्रांसमिट कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्संस डेवलपिंग द डिजीज ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। लेकिन हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से प्राइमरी केस को, क्योंकि उनको उसको ऑलरेडी डिजीज हो चुकी है, तो उसकी कैलकुलेशन में इसको निकाल देते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक फैमिली है जिसके अंदर जो है 6 लोग हैं, इसमें से 2 पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी इम्यून हो चुके हैं किसी डिजीज से, उनको डिजीज नहीं होगी, और 4 बच्चे जो थे उनके वो ससेप्टेबल थे चिकन पॉक्स से। उनमें से एक बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाता है, मंडे को हुआ, और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद, 2 वीक्स के बाद 3 लोगों को मजीद उस बच्चे से हो गया। तो हम जो बच्चा है 4 में से एक बच्चा जो है उसको ऑलरेडी डिजीज हो गई है, वो हमारे न्यूमरेटर में से भी निकल गया, डिनोमिनेटर में से निकल गया, बाकी लोग ले गए 3। तो 3 जो ससेप्टेबल थे या एट रिस्क थे, उनमें से 2 को डिजीज हो गई, तो हमारा सेकेंडरी अटैक रेट जो है वो 2/3 66% होगा। ये आपके असाइनमेंट में भी आएगा, तो आप उस पर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 6 लोग थे एक फैमिली में, इनमें से 2 पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी इम्यून है, वो रिस्क पे नहीं थे, तो उसको वो ऑलरेडी निकल गए। बाकी जो 4 लोग थे उनमें से एक को चिकन पॉक्स हो गया, अब वो भी निकल गया, तो बाकी लोग 3 रह गए। अब ये 3 लोग जो एक्सपोज थे, टोटल ससेप्टेबल या एक्सपोज लोग थे, उनमें से 2 को डिजीज हो गई, तो ये सेकेंडरी केस जो है वो 2 बनेंगे। तो 3 ससेप्टेबल में से 2 को डिजीज हो गई, तो हमारा जो है 66%। अगर तीनों को डिजीज हो जाती तो हम कहें जी 100% उसका सेकेंडरी अटैक रेट था। तो सेकेंडरी अटैक रेट दैट गिव्स यू एन आइडिया हाउ क्विकली द डिजीज इज ट्रांसमिटेड अमंग एक्सपोज्ड पीपल। तो एक्सपोज्ड पीपल में होगी, अगर लोग मिसाल के तौर पे मेरी फैमिली में अगर 6 लोग हैं, उनमें से मेरा एक जो है भाई जो मेरे साथ रहता है वो उस वक्त मौजूद नहीं था, तो वो हमारी फैमिली का मेंबर तो मौजूद है, वो 7 मेंबर के हैं, लेकिन 6 लोग मौजूद थे, उनमें से 2 इम्यून थे, 4 लोग एक्सपोज थे, और 4 लोग जो है वो एट रिस्क थे। तो 7वां जो बंदा बाहर गया हुआ था 2 हफ्ते के लिए, वो क्योंकि एक्सपोज नहीं था, वो हम उसको शामिल नहीं करेंगे। तो हमारी फैमिली जो है, जो लोग एक्सपोज होंगे या ससेप्टेबल होंगे, जो इम्यून नहीं हो चुके और वो है, तो उसमें जो बच्चा डिजीज था वो हमारे कैलकुलेशन में से निकल जाएगा। तो टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स क्या क्या होते हैं, ये एक बहुत आसान चीज है। न्यूमरेटर तो वही होता है कि नए केसेस जो भी डिजीज के हो रहे हैं उस पॉपुलेशन में, डिनोमिनेटर चेंज आ जाती है। क्यूमुलेटिव इंसिडेंस वो होता है जिसमें हम टोटल पॉपुलेशन लेते हैं जो कि एट रिस्क थी जब हमने स्टडी की। तो टोटल पॉपुलेशन को जब लेंगे तो हम ये क्यों को कहेंगे क्यूमुलेटिव इंसिडेंस है। एक होता है इंसिडेंस डेंसिटी। इंसिडेंस डेंसिटी में डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर पर्सन टाइम होता है। सो दिस इज ओनली, जो क्यूमुलेटिव इंसिडेंस में सिर्फ पर्सन थे, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर और ड्यूरेशन जो हम स्टडी में रहे जिनकी हमने मेजरमेंट की, तो वो पर्सन ईयर बन गया। तो ये डिनोमिनेटर जब
इस्तेमाल होगा तो हम इंसिडेंस डेंसिटी कहेंगे। अब प्रेवलेंस क्या चीज है, ये बाकी जो क्विज थे मैं इंशाल्लाह इसको जो है आपको मैं असाइनमेंट में भेज दूंगा, तो आप लोग खुद कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनके फॉर्मूलाज को कैसे, और ये स्लाइड्स जो हैं मैं आपको फेसबुक पे शेयर कर दूंगा। जो प्रेवलेंस है, जैसे इंसिडेंस में से नए केसेस थे, लेकिन प्रेवलेंस के अंदर कंबाइंड है तमाम केसेस, नए और पुराने केसेस, जो भी उस पॉइंट इन टाइम के ऊपर, लाइक मिसाल के तौर पे हम देखना चाहते हैं कि जनवरी 2021 में कोविड के कितने केसेस थे, तो तमाम नए और पुराने केसेस अगर हम न्यूमरेटर में इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रेवलेंस बन जाएगा, और उसके जो डिनोमिनेटर है उस पॉइंट इन टाइम यानी जनवरी के अंदर टोटल पॉपुलेशन क्या थी उस जगह पे। तो प्रेवलेंस बेसिकली इसका फॉर्मूला ये है कि आपके तमाम केसेस नए और पुराने वो डिन्यूमरेटर में आ जाते हैं, और उस जगह पे उस पॉइंट इन टाइम के ऊपर कितने लोग पॉपुलेशन मौजूद थी। तो बेसिकली हम पॉइंट इन टाइम की हम बात करेंगे कि पॉइंट इन टाइम के ऊपर प्रेवलेंस क्या होती है। ये डेज भी हो सकते हैं, मंथ भी हो सकते हैं, ईयर भी हो सकता है, तो इसको हम पॉइंट प्रेवलेंस कहते हैं। पीरियड प्रेवलेंस है कि अब हम कहते हैं कि जनवरी टू जून के दौरान, इस पीरियड के दौरान टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, डिनोमिनेटर, और उनमें से कितने लोगों को डिजीज हो गई, नए और पुराने दोनों केसेस आएंगे, तो ये पीरियड प्रेवलेंस कहलाता है। तो व्हाट्स द रिलेशनशिप, प्रेवलेंस और इंसिडेंस में कोई रिलेशनशिप भी है कि नहीं है? तो फॉर्मूला क्या है कि प्रेवलेंस डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंस एंड ड्यूरेशन। वो आप याद रखो अपने जहन में, एपिडेमियोलॉजिकल बाथटब, वो आपको इसकी रिलेशनशिप पता चल जाएगा कि इंसिडेंस एक टैप में से वाटर आ रहा है, वो आपके नंबर ऑफ न्यू केसेस आ रहे हैं, और प्रेवलेंस क्या है, जो नीचे जो है केसेस जो है वो पॉपुलेशन में रह रहे हैं, अभी तक रिकवर नहीं हुए और डेथ नहीं हो सकी। तो ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज वो मैटर बहुत करती है। तो अगर ड्यूरेशन ऑफ डिजीज लाइक सुसाइड है, इंसिडेंस तो हुआ ना, बंदा लेकिन आया लेकिन मर गया, तो इंसिडेंस और प्रेवलेंस दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर टीबी का मरीज आ गया है, तो टीबी के मरीज ने तो 9 मंथ तक रहना है, कैंसर का मरीज है उसने कई सालों तक रहना है, तो ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज जो है वो ज्यादा होगी तो प्रेवलेंस भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज बढ़ती है प्रेवलेंस बढ़ता है, जैसे जैसे इंसिडेंस बढ़ता है प्रेवलेंस बढ़ता है। तो PID, P इज इक्वल टू ID, ये भी एक फार्मूला होता है प्रेवलेंस को निकालने का, और ये एक असाइनमेंट में भी आपको मैं दे दूंगा। सो दिस इज द चार्ट यूजुअली इन बुक्स जो दिया जाता है कि जी किस किस पॉइंट इन टाइम के ऊपर कितने कितने लोग डिजीज हो रही है, डेथ हो रही है। तो हम 10, जैसे 10 लोग हैं तो हम 10 लोगों का हम देख लेते हैं कि जैसे अक्टूबर 2004 में ये डिजीज के केसेस जो हैं 1 2 3 4 5 6 थे। इस पॉइंट इन टाइम पे कितने 6 लोग थे, और उस पॉइंट इन टाइम पे टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, इससे हम जो है मेजर कर सकते हैं प्रेवलेंस को। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है इंसिडेंस और प्रेवलेंस में, कि इंसिडेंस के अंदर नए केसेस आते हैं न्यूमरेटर में, और पॉपुलेशन जो होती है आइदर पॉपुलेशन एट रिस्क होती है या पॉपुलेशन जो है वो टोटल पॉपुलेशन हो जाती है। जबकि प्रेवलेंस जो है उसमें नए और पुराने दोनों केसेस आते हैं, और पॉइंट इन टाइम किसी एक पॉइंट के ऊपर, जैसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन, उस जगह पे उस वक्त कितनी पॉपुलेशन थी, और वो ये और कितने लोग उसमें नए और पुराने होंगे। इंसिडेंस डिनोमिनेटर जो है उसमें पॉपुलेशन एट रिस्क होती है, और जबकि वो पॉपुलेशन एट दैट पॉइंट इन टाइम होती है। इंसिडेंस आमतौर पे लॉन्गिट्यूडल स्टडीज, एक्सपेरिमेंट्स एंड कोहॉर्ट स्टडीज उनमें कैलकुलेट की जाती है, जबकि प्रेवलेंस जो है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में कैल की जाती है। ये सारे, और इंसिडेंस आपको जैसे पहले बताया कि डिजीज की ट्रेंड बताती है, इटियोलॉजी बताती है, जबकि प्रेवलेंस जो है वो बर्डन ऑफ डिजीज बताती है, और प्रेवलेंस मेनली यूज की जाती है हेल्थ प्लानिंग में, और इंसिडेंस जो है वो आपको किस तरह से हमने डिजीज को कंट्रोल करना। तो प्रेवलेंस जब अगर ड्यूरेशन बढ़ेगी तो प्रेवलेंस बढ़ जाएगी, ड्यूरेशन कम होगी डिजीज की तो प्रेवलेंस भी कम हो जाएगी, नए केसेस ज्यादा होंगे पॉपुलेशन में प्रेवलेंस बढ़ जाएगी, नए केसेस कम होंगे तो प्रेवलेंस भी कम हो जाएगी। इस तरह से ये प्रेवलेंस और इंसिडेंस आपस में एक रिलेशनशिप रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक असाइनमेंट मैं इंशाल्लाह आज आपको सेंड कर दूंगा CR को, और वो असाइनमेंट जो है वो आपने सबमिट करानी है अगले नेक्स्ट, मैं उस पर डेडलाइन लिख दूंगा। और अब जब आप खुद अपने हाथ से कैलकुलेट करोगे तो आपको खुद इसकी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।